हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके मेडिकोस अकेडमी। आज से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। और इस स्लाइड के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोसेस फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सैंपल पॉपुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक्स, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, इसके साथ साथ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है। साथ साथ में इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इस स्लाइड के कंप्लीट होने के बाद या इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद हम लोग 4 क्वेश्चंस के आंसर देखने को मिलेंगे। पहला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट द फुल प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके अंदर 5 स्टेप्स आते हैं, 5 स्टेप्स की प्रोसेस है, इसको हम कंप्लीट लिख सकते हैं इस वीडियो के बाद। सेकंड, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, इसके साथ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर भी हम इस वीडियो के बाद आंसर दे सकेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, पॉपुलेशन, सैंपल, सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं। इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, हम इस क्वेश्चन का भी आंसर दे पाएंगे। इसके साथ क्लासिफिकेशन भी दे पाएंगे किस चीज़ का, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर करते हैं। नाउ फर्स्ट वी सी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग? हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले हमको एक वर्ड हाइपोथेसिस, इसका मीनिंग समझते हैं। हाइपोथेसिस इज अ सपोजिशन। अ हाइपोथेसिस इन अ स्टैटिस्टिक्स इज अ सिंपली अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन। मीन्स कोई भी पॉपुलेशन यदि हमारे पास है या फिर कोई भी हमारे पास काउंटेबल थिंग्स हैं या फिर काउंटेबल पॉपुलेशन है जिसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, हाइट, वेट, लेंथ, इनके बेसिस पर यदि हम किसी पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करें, लेकिन किसके बेसिस पर, किसी भी एक एजम्पशन के बेसिस पर या फिर किसी भी एक सपोजिशन के आधार पर यदि हम किसी भी पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करते हैं तो उसको हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं। या फिर सजेशन देना एज, या फिर एज पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना किसी भी स्टेट पॉपुलेशन के बारे में, बट वह कितना सही है और कितना गलत है, इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं जिनका हम जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। हाइपोथेसिस का मीनिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू टेस्ट सम हाइपोथेसिस अबाउट पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन। मीन्स यदि हम कोई क्लास का एग्जांपल लें, क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं तो वो एक पॉपुलेशन हो गई। सेकंड थिंग, अगर बोला जाए हाई सैंपल, तो क्लास के अंदर कितनी हाइट वाले, सेम हाइट वाले स्टूडेंट्स हैं और कितने सेम वेट वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो उसका हो जाएगा सैंपल। यदि उसी तरह हम अपनी फील्ड के बारे में देखते हैं, हमारी ऑल इंडिया की अगर फार्मास्यूटिकल्स या फिर फार्मासिस्ट की नंबर्स को काउंट करें तो ऑल इंडिया में कितने फार्मासिस्ट हैं, तो वो एक पॉपुलेशन है। वहीं यदि इसका सैंपल बोला जाए तो किसी एक स्टेट में, यूपी में, एमपी में, महाराष्ट्र में कितने फार्मासिस्ट हैं, तो वो यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मासिस्ट इन अ स्टेट जो है सैंपल के तौर पर लिया जाएगा, और जो ऑल इंडिया की जो फार्मासिस्ट की पॉपुलेशन है वो एज अ पॉपुलेशन कंसीडर की जाएगी। और यदि हमको नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट हैं, इसके लिए यदि हम कोई अनुमान लगाएं और कह दें कि हमारे ऑल इंडिया में 10,000 फार्मासिस्ट हैं, तो ये डाटा जो है कंफर्म है या नहीं है, इसकी पुष्टि करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगाएंगे जिनको हम हाइपोथेसिस टेस्ट बोलेंगे या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों की जाती है, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे क्लासरूम के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब का एवरेज परसेंटेज निकाला गया। एवरेज परसेंटेज मानो आया 70%। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के 70% है, पूरी क्लास का एवरेज जो परसेंट है वो 70% है। वहीं यदि हमने एक सैंपल ले लिया, इसमें से मानो 20 स्टूडेंट्स को अलग से सेलेक्ट कर लिया, उनकी परसेंटेज का एवरेज निकाला गया तो वो आया 71%। और
71%। हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर जो है 1% का डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, या फिर ये जो रिज़ल्ट आया है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, या फिर इसके बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। और क्या लिखा हुआ है, हाइपोथेसिस इज द एजम्पशन दैट वी मेक अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। मीन्स जो हमने पॉपुलेशन ले रखी है उनके जो पैरामीटर्स हैं, हाइट, वेट, परसेंटेज, नंबर ऑफ परसेंटेज, कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, ये सारे के सारे हमारे पैरामीटर्स हो जाएंगे। किसी भी पॉपुलेशन के बारे में एजम्पशन करना डिफरेंट पैरामीटर्स पर, उनको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिकल डाटा के बेसिस पर किया जाए, ये किसी भी फॉर्म में हाइपोथेसिस की जा सकती है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इन अ प्रोसीजर और अ प्रोसेस बाय विच एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इज बेस्ड। मीन्स जो हम डिफरेंट हाइपोथेसिस टेस्ट लगाते हैं या फिर जो टेस्टिंग करेंगे उनके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस हमने दी है वो करेक्ट है या फिर नहीं है, या फिर करेक्ट नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करें या फिर एक्सेप्ट नहीं करें। इस चीज़ के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। और हाइपोथेसिस करने के जो मेन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं। सेकंड, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फॉर किसी एक प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं उनकी स्टडी भी हम हाइपोथेसिस के अंदर टेस्टिंग के अंदर करते हैं। इसके साथ एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एरर्स, यदि हमने कोई सैंपल लिया है उसके अंदर जो डाटा आया है उसके अंदर यदि कोई एरर है, कोई कमियां हैं, उनकी स्टडी करना, उनका एनालिसिस करना हो तो भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए पहले से हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं। फर्स्ट वन इज़ नल हाइपोथेसिस, सेकंड वन इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या कहती है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन स्पेसिफाइड इन द एक्सपेरिमेंट। मीन्स जो हमने पॉपुलेशन ली है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो भी क्लास के अंदर जो स्टूडेंट थे उनका एवरेज परसेंटेज लिया था, उसी के एग्जांपल देख के चलें तो जो हमने 71% जो एवरेज परसेंटेज आया था स्टूडेंट्स का, उसी को लेकर चलें तो उसके हिसाब से या फिर उसके अकॉर्डिंग हम इस नल हाइपोथेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन स्पेसिफाइड इन द एग्जाम्पल इन द एक्सपेरिमेंट ड्यू टू एनी एक्सपेरिमेंट और सैम्पल एरर। मीन्स यदि हमने इसकी परसेंटेज निकालते समय कोई भी एरर किया है या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम की है, उसकी वजह से कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। या फिर इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो सैंपल है और जो पॉपुलेशन है दोनों में कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं होता। मतलब इसके अकॉर्डिंग टेस्ट करें तो पाएगा, हमको मिलेगा कि जो 71% जो आया है सारे स्टूडेंट्स का, और उसके साथ जो एवरेज हमने 20 स्टूडेंट्स का निकाला था 70% जो आया था, नल हाइपोथेसिस कहती है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है। मतलब 70% के अंदर और 71% के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, ये कहता है नल हाइपोथेसिस। मीन्स देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द सैंपल जो हमने लिया है स्पेसिफाइड एक्सपेरिमेंट के लिए, वो कहता है नल हाइपोथेसिस। और इसको हम जो है H0 से या फिर H0 से या H0 से डिनोट करते हैं। इसके साथ नल हाइपोथेसिस और क्या शॉर्ट में और बोल सकते हैं, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द लाइफ टाइम ऑफ सैंपल एंड द पॉपुलेशन। वही जो हमने सैंपल लिया है और जो पॉपुलेशन ली है उसके बाद जो एनालिसिस की है उनका जो डाटा आया है उनके अंदर अगर डिफरेंस देखा जाए तो उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, ये कहता है नल हाइपोथेसिस। सेकंड, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है, in an alternative hypothesis the sample observation are easily influenced by some random cause, it is denoted by HA और H1। means अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 70% है
और जो 71% का जो डाटा आया है, दोनों में सिग्निफिकेंस डिफरेंस होता है। जो हमको दिख रहा है 1% का, जो हम नॉर्मली बोले 1% का डिफरेंस है, लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस बिटवीन डाटा, बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस होगा, क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसा रैंडम फैक्टर या फिर रैंडम एरर है जो इनको इन्फ्लुएंस किए है, और उस रैंडम फैक्टर या फिर उस एरर की वजह से सिग्निफिकेंस डिफरेंस आया है। मींस यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि सैंपल के अंदर कोई भी रैंडम एरर आने का चांस नहीं है, इसलिए इन डाटाज के अंदर कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है। वहीं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि जो हमारा डाटा आया है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन आया है 71% 70%, इन दोनों के बीच में एक ना कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, जिसका कारण है रैंडम कॉज जो है उसका, वो है एरर, या फिर एरर हो सकता है या फिर कोई भी रैंडम कारण हो सकता है कि इनके बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस आया हो। एंड जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है HA और H1 से जो है डिनोट किया जाता है, और शॉर्ट में बोला जाए तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द लाइफ टाइम ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन। मीन्स सैंपल के अंदर और जो हमने पॉपुलेशन ली है, काउंट किया है, उनके बीच में यदि कोई भी डाटा के बीच में डिफरेंस आता है तो वो इसको एक्सेप्ट करता है, कहता है कि देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस, और ये जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, रैंडम कॉज कोई भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है। ओके, नाउ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस पढ़ने के बाद हमने देखा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्योंकि करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसलिए की जाती है, इनके बीच में जो सिग्निफिकेंस डिफरेंस आया है हमारे एग्जाम पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में, उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है सेटअप अ हाइपोथेसिस, मतलब सबसे पहले हमको यह पहचानना है कि हमको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी है। मींस एक्सेप्टेंस या फिर कौन सी हाइपोथेसिस हम सेलेक्ट करेंगे, सेटअप ऑफ हाइपोथेसिस या फिर सिलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस हम सबसे पहले करेंगे। फर्स्ट स्टेप होती है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर सेटअप अ सिग्निफिकेंस लेवल। मींस इसका जो परसेंटेज होता है सिग्निफिकेंस लेवल एक्सेप्ट करने का या फिर रिजेक्ट करने का, जो परसेंटेज होता है कितना हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको सेटअप करना, उसका डिफाइन करना। मींस 1% हम सिग्निफिकेंस लेवल लें या फिर 5% लें। इसकी लास्ट रेंज जो होती है वो 10% होती है। 10% से ज़्यादा यदि हम सिग्निफिकेंस डिफरेंस लेते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल जो है हम 0.1% ले रहे हैं या फिर 1% ले रहे हैं या 5% ले रहे हैं या 10%। 10% से ज़्यादा अगर सिग्निफिकेंस लेवल लेते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं किया था। मींस सिग्निफिकेंस लेवल 10% से ज़्यादा नहीं होता। यदि 10% से ज़्यादा अगर हो रहा है तो हमारी हाइपोथेसिस या फिर हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। इसके बारे में आगे स्टडी करने वाले हैं, सिग्निफिकेंस लेवल कैसे निकालते हैं और क्या होता है। थर्ड जो स्टेप होती है वो होती है सेट अ टेस्ट क्राइटेरिया। मींस हमने जो टेस्ट लिया है उसका क्राइटेरिया सेट करना ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सैंपल। सैंपल साइज हम कितना ले रहे हैं, स्मॉलर देन 30 ले रहे हैं या फिर ग्रेटर देन 30 ले रहे हैं। सैंपल साइज के बेसिस पर हम थर्ड स्टेप जो है उसको करते हैं, सेटिंग अ टेस्ट क्राइटेरिया सेट करना। फोर्थ मींस कैलकुलेशन वाला पोर्शन यहाँ फोर्थ स्टेप्स के अंदर आता है। और फिफ्थ जो है मार्क डिसीजन। मींस हमको डिसीजन लेना है कि जो हमारा डाटा आया है वो एग्जैक्टली किस लेवल पर आया है, एक्सेप्टेंस लेवल पर आया है या फिर रिजेक्शन वाली लेवल पर आया है। तो इन स्टेप्स को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सब वही पहले हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, डिफाइन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। स्टेप 1 में हमको ये सजेस्ट करना है कि नल हाइपोथेसिस हमको एक्सेप्ट करना है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है। मींस हमको मान के चलना है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड पॉपुलेशन डाटा। सेकंड हमको ये मानकर चलना है कि सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमको यही सेटअप करना होता है कि हम कौन सी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
सेकंड जो स्टेप होती है वो कहती है चेक द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मीन्स सिग्निफिकेंस लेवल हमको चेक करना है कि हमको इसको रिजेक्ट कितने परसेंट तक हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर कितने परसेंट तक हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। विच गिव्स यू अ टेबुलेटेड नॉर्मल एंड टी वैल्यू। ये क्या होता है हम आगे देखते हैं, टी वैल्यू कैसे निकालते हैं और सिग्निफिकेंस लेवल और क्या होता है इसके आगे हम इसके बारे में। थर्ड जो स्टेप होती है अप्लाई द टेस्ट एंड कैलकुलेट रिक्वायर्ड वैल्यू, मीन्स जो हमने टेस्ट जो हमको करना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, चाहे हमको स्टूडेंट टी टेस्ट करना हो, एफ टेस्ट करना हो, एक्स स्क्वायर टेस्ट करना हो, कौन सा टेस्ट हम करते हैं वो थर्ड स्टेप के अंदर आएगा। मीन्स सेट अ टेस्ट क्राइटेरिया किस चीज़ के बेसिस पर होगा हमारा, साइज सैंपल साइज के बेसिस पर। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप जो होती है वो होती है डिस्प्ले द रिज़ल्ट, हमारा जो रिज़ल्ट आया है उसको डिस्प्ले करना जेड वैल्यू के बेसिस पर, या फिर हमने एक्सेप्ट की है या फिर जो हमने रिजेक्ट किया उसके बेसिस पर जो हमारा रिज़ल्ट आया है, मींस एनालिसिस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है कि हम इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये हमको सेट करना पड़ता है। और फिफ्थ जो होती है वो है हमारा मार्किंग डिसीजन लेना कि ये हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो की है वो सही है गलत है। सो फर्स्ट स्टेप है हमारी सेटअप अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को सेटअप करना कि हम जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं किसको, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। ये सारी पांचों स्टेप्स पढ़ने से पहले हम जो है कुछ वर्ड्स एंड कुछ जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है इसके बारे में हमको समझना है। सेकंड सैंपल क्या होता है इसके बारे में हमको समझना है। Population is a complete set of persons or objects that possesses same common characteristics that is of interest of the research। Means population का मतलब होता है वो set of group या फिर वो set of data या फिर जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट या रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें कितने पर्सन्स का या फिर कितने ऑब्जेक्ट्स का हमको स्टडी करना है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अ पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वेदर दैट ग्रुप comprises a nation or a group with a common characteristics। thus any select thus any selection of individual group together by a common feature। मतलब फॉर एग्जांपल जो हमने देखा था इंडियन फार्मासिस्ट, नंबर ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट कितने हैं ऑल इंडिया के अंदर, वो है हमारी पॉपुलेशन। सेकंड यदि इसी के अंदर हमने फार्मासिस्ट देख लिए, एमपी के अंदर कितने फार्मासिस्ट हैं, यूपी के अंदर कितने फार्मासिस्ट हैं, तो ये पॉपुलेशन नहीं कहलाया जाएगा। ये एज़ कम्पेयर टू होल कंप्लीट पर्सनस के बेसिस पर या कंप्लीट ऑब्जेक्ट के बेसिस पर ये जो है सैंपल कहलाया जाएगा। वहीं यदि हम लोगों ने बोला कि पॉपुलेशन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, एमपी के अंदर नंबर ऑफ़ फार्मासिस्ट की अगर हम कंसिडरेशन ले रहे हैं, एज एन पॉपुलेशन ले रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने फार्मासिस्ट हैं ये होगा इसका सैंपल। तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर द ग्रुप कंप्राइजेज इन अ नेशन, पूरे नेशन के हो, और अ ग्रुप विच अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जिनकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसको हम पॉपुलेशन बोल सकते हैं। In a statistics, a population is the pool of individual for which a statistic sample is drawn। Means biostats के अंदर population का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री ने फॉर्मेशन किए, किसी मेडिसिन का फॉर्मेशन किया या फिर किसी ग्लूकोमीटर्स का फॉर्मेशन किया, तो ये जो इंडस्ट्री है इसके लिए नंबर ऑफ ग्लूकोमीटर्स या फिर नंबर ऑफ टैबलेट्स या जो भी ड्रग फॉर्मुलेट किया है कितने नंबर में किया है वो इसके पॉपुलेशन के अंदर आएगा। फॉर यदि इसके अंदर अपन को सैंपल देखना है, सैंपल किस तरह दे सकते हैं, कितने ग्लूकोमीटर्स या टैबलेट्स सही बने हैं या फिर कितने ग्लूकोमीटर्स या टैबलेट्स गलत बने हैं, तो ये हो जाएंगे दोनों की दोनों सैंपल्स। पॉपुलेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। पहला फाइनाइट पॉपुलेशन, सेकंड वन इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन, थर्ड वन इज एक्सटेंट पॉपुलेशन, फोर्थ इज हाइपोथेसिस पॉपुलेशन। इन सभी में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं।
सबसे पहला है फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन मीन्स वो पॉपुलेशन जो काउंटेबल हो, काउंटेबल पॉपुलेशन जिनकी हम काउंटिंग कर सकें, उनको बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब होता है अनकाउंटेबल पॉपुलेशन, जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे फाइनाइट के अंदर काउंटेबल पॉपुलेशन का मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी, किस कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो एक डेफिनेट या फिर फाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर आएंगे। सेकंड, इनफाइनाइट पॉपुलेशन जो अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ जर्म्स इन योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर कितने जर्म्स हैं, इनकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो वो आएगा अपना इनफाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर, अनकाउंटेबल। थर्ड जो होती है वो है हमारा एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन। एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन का मतलब होता है whose unit is available in solid form। मीन्स एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन वो होगी जिनकी यूनिट्स, whose unit is present in solid form, मीन्स सॉलिड फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होगी वो पॉपुलेशन हम एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि नंबर ऑफ बुक्स की बात की जाए, नंबर ऑफ टैब्स की बात की जाए, नंबर ऑफ मोबाइल्स की बात की जाए, जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट हैं और उनको यूनिट वाइज लगाया जा सकता है या फिर काउंट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट पॉपुलेशन। फोर्थ वन इज़ हाइपोथेसिस पॉपुलेशन। हाइपोथेसिस पॉपुलेशन का मतलब होता है कि whose unit is not in solid form, जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में नहीं है, सिर्फ हमने सोच कर रखा है या फिर अनुमान लगाया या फिर ऐसी हाइपोथेसिस किया कि ऐसी कोई पॉपुलेशन हो सकती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस पॉपुलेशन। एग्जांपल देखा जाए हाइपोथेसिस पॉपुलेशन का तो टॉसिंग अ कॉइन, किसी कॉइन का अगर हमने टॉस किया है तो उसका हेड आना या टेल आना या फिर नंबर ऑफ कितनी बार हमने किया है, तो ये जो है टॉस करने के बाद एजम्पशन ही लगाया जा सकता है कि इसका हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोथेसिस पॉपुलेशन के अंदर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सैंपल क्या होता है। सैंपल हम समझ ही गए हैं कि कोई पॉपुलेशन है, उसके अंदर से नंबर ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के सैंपल्स को पैरामीटर्स के बेसिस पर हमने किसी सैंपल्स को पॉपुलेशन से बाहर किया हो तो वो हमारा सैंपल हो जाएगा। लिखा क्या है यहाँ पर, अ सैंपल और अ सैंपल साइज। सैंपल क्या है, अ सैंपल इज अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, नॉट एन एंटायर पॉपुलेशन। मीन्स जो हमने पॉपुलेशन ले रखी है उसके अंदर से हमने कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पोर्शन लिया है उसको हम बोलेंगे सैंपल। और यहाँ क्या है, सैंपल एंड सैंपल साइज। A finite subset of statistic individuals in a population is called sample, and the total number of individual in a sample is known as sample size। Means population हम समझ चुके हैं क्या है, population के अंदर से हमने sample लिया, sample के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिए हुए हैं हमने, सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स ली हुई हैं, उनको हम सैंपल साइज़ बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 मोबाइल्स हैं, 100 मोबाइल्स के अंदर 10 जो है डिफरेंट एक कंपनी के हैं, दूसरा दूसरी कंपनी के, तीसरा तीसरी कंपनी के हैं, तो ये इन सभी को क्या हम पॉपुलेशन और सैंपल बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज डिफरेंट, क्योंकि इनके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मीन्स कोई एंड्रॉयड होगा, कोई कम कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होगा, कोई ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होगा। मोबाइल के केसेस में यदि हम पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करें, किसी एक कंपनी के बहुत सारे मोबाइल्स फ़ोन होना, यहाँ पर प्रेजेंट होना, वही हमारी पॉपुलेशन कंसिडर की जाएगी। उसमें से यदि हमने 10 मोबाइल ले लिए तो ये जो है हमारा सैंपल कंसिडर किया जाएगा। और सैंपल साइज़ मीन्स इसका नंबर कितना है, 10, तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल साइज़। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस of selecting a portion of population to respect entire population। मीन्स ये जो 10 हमने मोबाइल सेलेक्ट किए हैं, इनकी जो प्रोसेस होगी सिलेक्शन की, उसको हम सैम्पलिंग बोला जाएगा। ओके, नाउ अब जो सैम्पल जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला स्मॉल साइज सैम्पल्स, सेकेंड वन इज लार्ज साइज सैम्पल्स।
पहला स्मॉल साइज सैंपल, सेकंड लार्ज साइज सैंपल। स्मॉल साइज सैंपल क्या होता है, जिसके अंदर हमने सैंपल का जो साइज़ है, वहीं सैंपल के जो नंबर्स हैं यदि 30 से कम हैं, लेस देन 30, तो वो हमारा स्मॉल साइज सैंपल के अंदर आएगा। 30 या मोर देन 30 हमने लिए हैं, 30 यदि हमने सैंपल लिया है तो वो हमारा लार्ज साइज सैंपल कहलाएगा। इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगाए जाते हैं, मींस नंबर ऑफ सैंपल्स के बेसिस पे हम डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं। जैसे कि मेजर जो टेस्ट किए जाते हैं जिनका सैंपल साइज 30 से कम होता है, उसके अंदर आता है हमारा टी टेस्ट लगाते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर टेस्ट। इसके अंदर यदि हमारे सैंपल साइज 30 से कम है तो एक्स स्क्वायर साइज लगाते हैं। एफ टेस्ट भी जो है, यदि हमारा सैंपल साइज 30 से लेस है तो इसमें एफ टेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा लार्ज साइज सैंपल साइज यदि है 30 या मोर देन 30, तो उसके लिए हम जो टेस्ट लगाते हैं वो होता है जेड टेस्ट। ओके, तो सैंपल साइज जो है, सैंपल साइज के बेसिस पर सैंपल्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है। नाउ अब हम देखते हैं सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सैम्पलिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। सैम्पलिंग का मतलब नॉर्मल जो, यदि हम सैम्पलिंग का मीनिंग देखें तो सैम्पलिंग का मतलब होता है पॉपुलेशन से जो सैंपल निकाला है उस प्रोसेस को हम, मीन्स जो सैंपल निकालने की जो प्रोसेस है, किस क्राइटेरिया किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने सैंपल को ड्रॉन आउट किया है फ्रॉम अ पॉपुलेशन, वो हमारा होता है सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग बेसिकली जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, वो हम आगे देखने वाले हैं। पहले सैम्पलिंग का मीनिंग देखते हैं। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट। मीन्स यदि हमने पॉपुलेशन से यदि कोई सैंपल निकाला है, सैंपल निकालने के बाद यदि हमने उसकी स्टडी की है सैंपल की, तो किस बेसिस पर हमने इसको निकाला है। सैम्पलिंग और देखते हैं। अ फाइनाइट सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड फ्रॉम इट विच इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड सैंपल। सैंपल हम समझ चुके हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स जो है हमारा सैंपल साइज है। सैम्पलिंग इज द टूल, सैम्पलिंग इज द टूल बाय विच या फिर विच इनेबल अस टू ड्रॉ conclusion about the characteristics of the population after studying only those objects items are including in the sample। मीन जो सैंपल के अंदर हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट्स हैं उन सब की यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम सैम्पलिंग बोला जाएगा। किस किस चीज़ के बेसिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, किस किस पैरामीटर्स के बेसिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, और वो सारी की सारी फैक्टर्स जो है हमारे सैम्पलिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे। सैम्पलिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि हमको जो रिज़ल्ट है अच्छा सा अच्छा रिज़ल्ट, ऑप्टिमम रिज़ल्ट मिले, मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉपुलेशन के अंदर हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कंपाउंड्स को ईजिली ड्रॉन आउट कर सकें, उसके लिए हम सैम्पलिंग करते हैं पहला। दूसरा, टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। पॉपुलेशन के अंदर जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल क्लासरूम के अंदर हाइट वेट या फिर हेल्थ, हाइट वेट का पैरामीटर, हाइट वेट के पैरामीटर यदि हमने लिए हैं तो उन पैरामीटर को ईजिली एस्टिमेट किया जा सके, स्टडी की जा सके, उसके लिए हम सैम्पलिंग करते हैं। अब सैम्पलिंग करते टाइम जो है हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कौन कौन से एसेंशियल्स प्रेजेंट होना चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव, मींस हमारी जो पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने सैंपल लिया है उसके अंदर वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकें। रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। एडुकेट, एडुकेट का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल्स हमको एडुकेट लेना है। ऐसा नहीं है कि केवल हम किसी एक डिसीजन के बेसिस पर या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम किसी सैंपल को ड्रॉन आउट कर लेंगे पॉपुलेशन से। हमको हर पैरामीटर को ध्यान में रखकर एडिक्वेसी देखना पड़ेगी उसकी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस, मींस जो हमारा सैंपल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस,
मीन्स वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम सेकंड कंपाउंड। मीन्स एक सैंपल जो हमने लिया है वो इस पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड या फिर पॉपुलेशन के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। थर्ड जो है होमोजेनाइटी, उसके अंदर होमोजेनाइटी प्रेजेंट होनी चाहिए। होमोजेनाइटी का मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होने चाहिए। यदि हमने हाइट लिया है तो वो हाइट के अकॉर्डिंग ही डिफ्रेंशिएट हो, ना कि वेट के अकॉर्डिंग। होमोजेनाइटी होना चाहिए उसके अंदर। इसके लिखा क्या हुआ है इसके अंदर वो देखते हैं। सैंपल शुड बी सिलेक्टेड दैट इज ट्रूली रिप्रेजेंट द यूनिवर्स। मीन्स जो हमारी पॉपुलेशन है पूरी की पूरी, उसको पूरी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। रिजल्ट ऑब्टेन में बी मिसलीड, यदि हम पूरा का पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो हमारा रिजल्ट जो है मिसलीड हो सकता है। सेकेंड एडुकेसी, द साइज ऑफ सैंपल शुड बी एडुकेट, जो हमने साइज लिया है सैंपल का वो एडुकेट अमाउंट में होना चाहिए। अदरवाइज इट में नॉट बी रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स मीन्स पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को वो डिफाइन नहीं कर सकता। अगर नंबर अगर ज़्यादा हैं किसी में कम है तो इक्वली डिवाइड करना है हमको, एडिक्वेट अमाउंट में लेना है। थर्ड इंडिपेंडेंस, ऑल आइटम्स ऑफ द सैंपल शुड बी सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। होमोजेनाइटी मीन्स उसके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स होना चाहिए। देयर इज़ नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ द यूनिट। जो हमने यूनिट मीन जो हमने सैंपल्स की जो यूनिट बनाई है पॉपुलेशन में से, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। होमोजेनाइटी उनके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। सैम्पलिंग करने के मेरिट्स क्या हैं, फ़ायदा क्या है हमको? लेस टाइम कंज्यूम होगा, लेस कॉस्टली होगा। यदि हम सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो मोर रिलायबल रिजल्ट आएंगे हमारे। इसके साथ जो है मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी अपनी पॉपुलेशन के बारे में। सैंपल नेक्स्ट डिफरेंट मेथड्स की बोला था। डिफरेंट मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग करने के। पहला प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग। यदि हमने कोई पॉपुलेशन है उसमें से रैंडमली कोई भी सैंपल ले लिया या फिर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर ले लिया, उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सेकंड मेथड होता है सैम्पलिंग करने का नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम मेथड जिसके अंदर हमारे जो है जजमेंट सैम्पलिंग आएगा, कोटा सैम्पलिंग आएगा एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग आता है। प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग मेथड के अंदर हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आएगा। सेकंड लॉटरी मेथड आएगा। थर्ड टेबल और रैंडम नंबर्स के बेसिस पर सैम्पलिंग करते हैं। सेकंड जो होगा इसके अंदर वो आता है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर तीन आते हैं हमारे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड्स हैं वो हैं एरर इन सैम्पलिंग। जो हमने सैम्पलिंग कर रहे हैं उस समय कोई एरर आ रहा है, उसके मीनिंग समझते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ एरर्स भी हम यहाँ देखेंगे। स्टैटिस्टिकल एरर रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टेड डाटा एंड द एक्चुअल डाटा। मीन्स एरर का मतलब होता है जो हमने स्टैटिस्टिकल डाटा लिया हुआ है उसके उन दोनों के बीच में, कौन कौन से डाटा के बीच में, पहला जो हमने कलेक्ट किया है डाटा उसके बीच में और जो एक्चुअल डाटा है उसके बीच में यदि कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम एरर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारा पॉपुलेशन का डाटा है और जो हमारा सैंपल का डाटा है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया उस समय यदि कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम एरर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था 70% का एंड 71% मार्क्स आए थे स्टूडेंट्स के एवरेज। यहाँ 20 स्टूडेंट्स का हमने सैंपल लेके निकाला था तो 70% आया था। यहाँ पर हमने पूरी क्लास का एवरेज निकाला तो 71% आया था। इन दोनों में 1% का जो है डिफरेंस आ रहा था। ये जो डिफरेंस आ रहा था ये किस वजह से आ रहा था? किसी रैंडम एरर की वजह से आ रहा था। 1% का डिफरेंस आ रहा था, वही हमारा एरर कहलाया जाएगा। ओके, नाउ इन अदर वर्ड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू है हमारी 71% और जो एस्टिमेटेड जो हमने कम स्टूडेंट सैंपल लेके निकाला है उनमें उस वैल्यू में अगर डिफरेंस है तो वो भी जो है एक एरर कंसिडर्ड किया जाएगा।
डिफरेंट टाइप्स के एरर्स होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहला होता है हमारा क्या, सैम्पलिंग एरर। सेकंड वन इज़ नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर जो है टू टाइप्स का होगा, पहला बाइज्ड एरर, सेकंड वन इज़ अनबाइज्ड एरर। सबसे पहले हम बाइज्ड एरर की बात करते हैं। बाइज्ड एरर क्या होता है? एन एरर दैट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ सम बेसिस ऑफ imbalance or the part of the investigator, informatics or instrument of count measurement experimentally। मीन्स बाइज्ड एरर का मतलब होता है कि यदि कोई इन्विजिलेटर है या फिर कोई इंफॉर्मेटिक्स प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति है, वो यदि बाइज्ड हो, पक्षपात नॉर्मल वर्ड मीनिंग होता है बाइज्ड का, यदि वह बाइज्ड है तो इसकी वजह से भी एरर आने के चांस हो सकते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी एरर जो आएंगे वो हमारे बाइज्ड एरर के अंदर आएंगे। तो बाइज्ड एरर क्या है? एन एरर दैट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ सम बेसिस ऑफ बाइसनेस। बाइसनेस के बेसिस पर यदि कोई एरर आ रहा है तो वो हमारा बाइज्ड एरर होगा। और सिस्टम बायसेस क्या होता है? सिस्टम बायसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एरर इन द सैम्पलिंग प्रोसीजर। जो हमने सैम्पलिंग की जो प्रोसीजर है 5 स्टेप्स हैं उनके अंदर यदि हमने बायसनेस आगे किसी भी स्टेप के अंदर तो वो हमारा बायसनेस कहला जाएगा। एंड इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड बाय इंक्रीजिंग सैम्पल साइज। द सिस्टम बायस्ड इज द रिजल्ट वन ऑफ मोर फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स दिए हैं कौन कौन से? इन्विजिलेटर, इंफॉर्मेटर्स, इंफॉर्मेटिक्स एंड थर्ड वन है इंस्ट्रूमेंट। और काउंटिंग के दौरान या फिर मेजरिंग के दौरान या फिर एक्सपेरिमेंटली कोई एरर आता है तो वो हमारा बाइज्ड एरर के अंदर आएगा। एक बात, जो बाइज्ड एरर है वो नंबर ऑफ सैंपल इंक्रीज करने से जो है रिड्यूस नहीं होता एज़ कम्पेयर टू नॉन बाइज्ड एरर। नॉन बाइज्ड एरर के अंदर क्या होता है? यदि हम सैंपल साइज इंक्रीज कर दें तो वो नॉन बाइज्ड एरर जो है रिड्यूस हो जाएगा, कम कर सकते हैं, लेकिन बाइज्ड एरर को रिड्यूस सैंपल साइज इंक्रीज करने से नहीं होगा। सेकंड जो हमने देखा है वो है नॉन बाइज्ड एरर। इसका मतलब क्या होता है? एन एरर दैट कुड नॉट बी टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ एनी बायसेस। मीन्स किसी भी बायसनेस के आधार पर नहीं होगा। विथ एनीबडी बट ऑकर अकॉर्डिंगली मे बी ड्यू टू। किस वजह से होगा? ड्यू टू चांस और ड्यू टू एन अर्थमेटिक एरर। मीन्स ये जो एरर होगा ये बाई चांस हो सकता है या फिर अर्थमेटिक कोई यदि एरर आ रहा है कैलकुलेशन के टाइम पे तो वो जो है हमारा नॉन बाइज्ड एरर के अंदर आएगा। इसी को हम अनबाइज्ड एरर भी बोलते हैं। ओके। और थर्ड जो सेकंड जो था हमारा नॉन सैम्पलिंग एरर। ये दोनों की दोनों हमारे सैम्पलिंग एरर के अंदर आते हैं। अभी देखा हमने सैम्पलिंग एरर के अंदर आते हैं। ये है हमारा नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर वो एरर जो सैम्पलिंग के दौरान या फिर सैम्पलिंग के कारण नहीं आते। दीज एरर ऑकर इन एक्वायरिंग, रिकॉर्डिंग, टेबलेटिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। ये जो एरर्स होते हैं वो किसी भी डाटा को एक्वायर करते समय, रिकॉर्ड करते समय या फिर उसको टेबुलर फॉर्म में डालते समय आने के चांस होते हैं स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के बेस पर। दीज आर मोर सीरियस। ये जो होते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स, ये जो है हमारे एनालिसिस के टाइम पर या फिर जो हमारे रिसर्च के टाइम पर जो है मोर सीरियस होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन सैम्पलिंग एरर्स। बिकॉज अ सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। सैम्पलिंग एरर्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाई टेकिंग अ लार्ज सैम्पल। मीन सैम्पल का नंबर्स इंक्रीज करने से हम जो है सैम्पलिंग एरर्स को कम कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने यहाँ पर नॉन सैम्पलिंग एरर के अंदर यदि हमने सैम्पल साइज को इंक्रीज किया तो उसकी वजह से और एरर आने के चांस होते हैं, रिड्यूस नहीं होता। द नॉन सैम्पलिंग एरर आर लाइकली टू बी इंक्रीज। यदि हमने सैम्पल साइज इंक्रीज किया तो ये जो है एरर इंक्रीज होने के चांस होते हैं। नाउ यहाँ पर और कुछ भी लिखा हुआ है सैम्पलिंग एरर नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में। इट कैन बी डिफाइन एज सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर में डिफरेंस
It can be defined as difference between data obtained from random sample and data would be obtained if an entire population was measured. मीन्स यदि हम पूरी population का measurement कर रहे हैं उस समय हमने जो random data लिया है उसमें उसके कारण random data लेने के कारण या फिर probability के कारण यदि हमारे कोई error आते हैं तो वो हमारा सैम्पलिंग एरर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। एरर में भी कंटेन इन सैम्पल डाटा के फॉर्म में एरर आ सकते हैं। वेन एवर मोर केयरफुली रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर हैज़ टू बी ऑब्टेन द सैम्पल। मीन जब हम सैम्पलिंग करें उस समय जो है जब मोर केयरफुल होना आवश्यक है। सैम्पलिंग एरर इट इज़ नॉट अंडर द रिसर्च कंट्रोल। मीन्स जो सैम्पलिंग एरर जो होता है वो हमारे रिसर्च कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन इन कैलकुलेशन करेक्ट करने के बाद। इट इज़ कॉज्ड बाई चांस, वही बाई चांस होने के चांस होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएशन दैट में ऑकर व्हेन सैंपल इज चूज टू प्रेजेंट अ पॉपुलेशन। मीन सैम्पलिंग के टाइम पर या सैंपल के जो जिस समय हम सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं उस समय जो एरर आने के चांस होते हैं वो होते हैं सैम्पलिंग एरर्स। अ सैम्पलिंग एरर कैन बी ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स के कारण हो सकता है। पहला फॉल्टी सैंपल ही हमने गलत लिया है। फॉल्टी डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट मीन्स जो हमने यूनिट ले रहे हैं वो गलत ली है। मीन्स मोबाइल्स वाला केस देख लेना, मोबाइल के अंदर यदि हमने डिफरेंट कंपनीज़ के मोबाइल ले लिए तो वो हमारा इसके अंदर आएगा फॉल्टी डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल यूनिट्स। थर्ड सब्सटीट्यूशन, यदि हमने किसी भी तरह का सब्सटीट्यूशन किया है, हाइट के बेसिस पे अपन ले रहे थे और अचानक से हमने वेट के बेसिस पर सैंपल ले लिए तो वो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। या फिर हाइट किसी एक सैंपल ने दूसरे सैंपल को सब्सटीट्यूट कर दिया तो उसके बेसिस पर भी सब्सटीट्यूशन सैम्पलिंग के दौरान जो है एरर आने का चांस है। थर्ड कांस्टेंट एरर इट इज़ ड्यू टू रॉन्ग चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स। वही यदि अगर हमने स्टैटिस्टिक्स के जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर यदि डिफ्रेंशिएट किया तो उसकी वजह से जो एरर आएंगे आने के चांस होते हैं जिनको हम कांस्टेंट एरर बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बाय पुटिंग वन यूनिट ऑफ एनोदर, वही एक यूनिट हमने दूसरे सैंपल के लिए एक यूनिट हमने किसी और सैंपल की डाल दी तो उसकी वजह से जो है सब्स्टिट्यूशन एरर आने के चांस होते हैं। नाउ नॉन सैम्पलिंग एरर्स अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट स्टेजेस। पहला ऑब्जर्वेशन के टाइम पे नॉन सैम्पलिंग एरर्स आने के चांस होते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन के टाइम पर या फिर प्रोसेस ऑफ डाटा की जब हम प्रोसेस कर रहे हैं उस टाइम पे आ सकता है। या फिर यहाँ तक हमने क्या देखा अभी, एरर क्या होता है, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर देख लिया हमने। नॉन सैम्पलिंग एरर के अंदर हमारा बाइज्ड एंड नॉन बाइज्ड आएगा। सेकंड वन है नॉन सैम्पलिंग एरर, दोनों में डिफरेंस देख लिया, इनके रीज़न देख लिए। अब इसके बाद जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान यदि जो एरर्स आते हैं वो दो तरीके के आते हैं। पहला टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। द डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द null hypothesis is based on the sample study. There is always be chance of committing an error. जिस समय हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर जो है कोई ना कोई आने के चांस होते हैं। पॉसिबल एरर्स कौन कौन से हैं ड्यूरिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग? जो फर्स्ट स्टेज है सिलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस के टाइम पर कौन कौन से एरर आने के चांस होते हैं? हमारा टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। नल हाइपोथेसिस क्या कहती थी हम लोगों ने देख लिया, नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। सेकंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती थी सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। इसके बेसिस पर हम टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को अगर डिफाइन किया जाए तो क्या है, यदि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू है, मतलब नल हाइपोथेसिस यदि हमारी ट्रू है और हमने उसको रिजेक्ट किया, मीन्स जिन्होंने नल हाइपोथेसिस दी थी वो नल हाइपोथेसिस ट्रू है और यदि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो इस समय जो हमारा एरर होगा वो होगा हमारा टाइप 1 एरर। और यदि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये हमारा डिसीजन जो होगा वो करेक्ट डिसीजन होगा।
मीन्स जो 70% और 71% का जो स्टूडेंट के एवरेज परसेंटेज था, इनके बीच में यदि हम मान रहे हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दिस डाटा अकॉर्डिंग टू नल हाइपोथेसिस, यदि हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारा डिसीजन जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि हम जो है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस समय जो एरर होगा वो होगा हमारा टाइप 1 एरर। ओके, यदि हम सेकंड केस देखें, यदि हमने हाइपोथेसिस को फॉल्स माना या फिर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, उस समय यदि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, मींस नल हाइपोथेसिस गलत है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है हमारा डिसीजन जो है करेक्ट है। और यदि हमने उसको गलत होने के बावजूद उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हम कर देंगे सेकंड टाइप का एरर, जो है टाइप 2 एरर। ओके, यहाँ पर भी यही देखा हुआ है कि H0 इज़ ट्रू, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो डिसीजन जो हमारा करेक्ट होगा। और यदि उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो हम टाइप 1 का एरर कर देंगे, और नल हाइपोथेसिस पहले से ही फॉल्स है, और यदि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा टाइप 2 एरर होगा, और यदि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा डिसीजन जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर ये जो है H0 से डिनोट करते हैं हम नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस का जो जिसे H0 से डिनोट करते हैं, उसके साथ म्यू, यहाँ पर जो हमारे डाटा हैं, इन डाटा को म्यू1 एंड म्यू2 से डिनोट किया जाए, तो म्यू1 जो है हमारा 70% और म्यू2 72%, यदि हम दोनों को इक्वल मान रहे हैं और हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान रहे हैं, तो यदि इस समय हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, सही होने के बाद यदि हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो हम इसको जो है टाइप 1 एरर कर देंगे। और यदि 70% और 71% को हम इक्वल नहीं मान रहे, मतलब नल हाइपोथेसिस को हम गलत मान रहे हैं, तो इस समय म्यू1 इज़ नॉट इक्वल टू म्यू2 मान रहे हैं, तो यदि हमने इस समय इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा जो है टाइप 2 एरर होगा। नाउ और देखते हैं टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर में। यहाँ पर जो हमने पॉसिबिलिटीज़ देखी, उन पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। द हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, मीन्स H0 नल हाइपोथेसिस ट्रू है, बट टेस्ट जो है हमने रिजेक्ट कर दिया, तो वो उस समय हम जो है टाइप 1 एरर कर जाएंगे। सेकंड, नल हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स, नल हाइपोथेसिस गलत है, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हम जो है टाइप 2 एरर कर जाएंगे। थर्ड पॉइंट, द हाइपोथेसिस इज़ ट्रू एंड आवर टेस्ट इज़ एक्सेप्ट, मीन्स जो हमने हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है वो सही है, और हमने 70% और 71% का जो डाटा है दोनों को एक्सेप्ट किया है, तो हमारा डिसीजन करेक्ट होगा। वहीं यदि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हमने अपने टेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, मीन्स नल हाइपोथेसिस कहती है देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, और हमने मान लिया कि 1% का डिफरेंस है, और 1% का डिफरेंस मान के हमने टेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो भी हमारा जो है डिसीजन करेक्ट होगा, बिकॉज नल हाइपोथेसिस हम यहाँ पर फॉल्स मान रहे हैं। ठीक, इसके बाद टाइप 1 एरर को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। व्हेन कंडक्टिंग व्हेन वाइल कंडक्टिंग अ स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग प्रोसीजर, जब हम स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, जो प्रोसीजर चल रहा है, वी सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, हमने किसी पॉपुलेशन के पार्ट को सिलेक्ट किया, मीन्स हमने सैंपल लिया, एंड मेक अ डिसीजन, और अब हमको डिसीजन लेना है। सो देयर इज़ अ चांस ऑफ मेकिंग एरर, यहाँ पर डिसीजन लेते समय कि हमने नल हाइपोथेसिस सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं, और हमने इसके अकॉर्डिंग सैंपल ले लिया और हमारा रिज़ल्ट आया। उस रिज़ल्ट में हमारा अगर सिग्निफिकेंस डिफरेंस आ रहा है और हम मान रहे हैं देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, तो इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान रहे हैं, और उस समय हमसे जो एरर होने का चांस होगा वो होगा हमारा टाइप फर्स्ट एरर। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, पहला रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं वाइल रिजेक्टिंग द और एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। द एरर, ये जो टाइप 1 एरर होता है कब अराइज होता है, द टाइप 1 एरर अराइजेज ऑफ द टाइम ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, मीन्स नल हाइपोथेसिस सही है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तब जो है हमारा टाइप 1 एरर आएगा। टाइप 2 एरर कब अराइज होगा, जब नल हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स है लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब हम जो एरर करेंगे वो होगा हमारा टाइप 2 है।
ओके, नाउ अब हम चलते हैं, हम लोगों ने अभी तक जो है कुछ मिसलेनियस वर्ड्स टॉपिक्स हमने समझ लिए हैं। अब हम डायरेक्ट आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की वाले पोर्शन पर। यहाँ पर आने से पहले हमने पॉपुलेशन समझ लिया क्या होता है, सैंपल समझ लिया क्या होता है, एरर समझ लिया क्या होता है, नल हाइपोथेसिस समझ ली क्या होती है, इसके साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हमने समझ ली है। अब बारी है इन सबको अप्लाई करने की। कहाँ पर? हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते टाइम। मैंने बताया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते टाइम उसकी 5 स्टेप्स होती हैं। पहला, आपको सिलेक्ट करना है कि हाइपोथेसिस कौन सी लेनी है, नल हाइपोथेसिस हमको लेना है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमको लेना है। ठीक। सेकंड जो स्टेप थी हमारी, सेकंड स्टेप है द चेक द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है उसको चेक करना है। इसके साथ साथ टी वैल्यू को डिफाइन करना है। इसके साथ अप्लाई द टेस्ट, हमको कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है और कैलकुलेशन कैसे करना है। थर्ड स्टेप ये होती है। फोर्थ स्टेप होती है हमारी जेड वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं या फिर जो हमने हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की है उसके अकॉर्डिंग या फिर हमने जो रिजेक्ट किया है हाइपोथेसिस उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उनका एनालिसिस एंड कैलकुलेशन वाला फिफ्थ स्टेप में करते हैं। अब वन बाई वन हम जो है इसकी हर स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है सेटअप अ हाइपोथेसिस। सबसे पहला है हमारा सेटअप अ हाइपोथेसिस मीन्स हमको सेट एच नॉट को, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है एच नॉट, उसको ट्रू मानना है या फिर एच नॉट को हमको फॉल्स मानना है। ये दोनों का जो सिलेक्शन होगा कि हम किस हाइपोथेसिस को मान रहे हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मानेंगे या फिर नल हाइपोथेसिस को मानेंगे। तो ये वाली जो स्टेप होती है वो हमारी सिलेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान फर्स्ट स्टेप होती है सेटअप हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या कहती है हमने देख लिया, नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देख लिया, सिग्निफिकेंस डिफरेंस। यदि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने जो है उसको एक्सेप्ट किया है तो हमारा डिसीजन ये करेक्ट है और इस समय जो एरर होगा टाइप 1 एरर होगा। एच नॉट यदि फॉल्स है, टाइप यदि पहले से ही हाइपोथेसिस गलत है तो और हमने उसको एक्सेप्ट किया तो हम टाइप 2 एरर कर जाएंगे और यदि हमने फॉल्स है इसको रिजेक्ट कर दिया तो हमारा डिसीजन जो है करेक्ट होगा। ये हमको बात पता चल चुकी है। तो इसी स्टेज को कि किस तरह हमको हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एरर, और कौन कौन से एरर हम कर सकते हैं, इस स्टेप को जो स्टेप होगी हमारी उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप जो है सेटअप हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमको हाइपोथेसिस सिलेक्ट ही करनी है। यदि यहाँ पर कुछ डिफाइन करना हो या लिखना हो इस स्टेप के अंदर तो सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस मीन्स इस स्टेज के बारे में बताएंगे कि सैम्पलिंग जो हम करते हैं उस टाइम पर फर्स्ट स्टेप के अंदर जो होती है हमको हाइपोथेसिस का सिलेक्शन करना है कि हम नल हाइपोथेसिस कर रहे हैं या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कर रहे हैं, किस किस क्राइटेरिया के बेसिस पर, एक्सेप्टेंस के बेसिस पर या रिजेक्टेंस के बेसिस पर या फिर जो हमारा डिसीजन है करेक्ट है या रॉन्ग है उस चीज़ के बेसिस पर यदि हम डिफाइन करते हैं इस सेंटेंस को या फिर इस स्टेप को। सेकंड स्टेप क्या होती है कि सेटअप अ सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल को सेटअप करना। सिग्निफिकेंस लेवल मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल हम जो है 0.1%, 1%, 5% या 10% तक लेते हैं। यदि 10% से ज़्यादा अपना सिग्निफिकेंस लेवल आ रहा है तो वो हाइपोथेसिस को फेल कर देता है। मींस वो जो वहाँ पर जो हमने हाइपोथेसिस सेलेक्ट की है, अगर नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट की है तो वो फेल हो जाएगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेलेक्ट की है फर्स्ट स्टेज में तो वो भी यहाँ पर फेल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब होता क्या है। सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब होता है P प्लस क्यू इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब ये P क्या है और Q क्या है। P का मतलब होता है कि रॉन्ग डिसीजन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसी को हम लोग जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। मींस ये जो P दे रखा है और ये जो Q दे रखा है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है उसको हम Q बोलते हैं। नॉट सिंपली अगर लैंग्वेज में बोला जाए कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है रॉन्ग डिसीजन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है
उसी को हम सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं। मीन्स यदि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया उसमें गलत होने की संभावना कितनी है, हमारा जो डिसीजन है वो रॉन्ग होने का कितना डिसीजन हमारा रॉन्ग हो सकता है, उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और जो हमारा 10% से ज़्यादा यदि हमारा डिसीजन रॉन्ग है तो हमारी हाइपोथेसिस जो भी हमने सेलेक्ट की है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। सेकंड, क्यू क्या होता है? क्यू का मतलब होता है यदि हमने राइट डिसीजन होने की संभावना देखें या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट डिसीजन कितनी है, उसको हम बोलते हैं क्यू। ठीक, और दोनों का जो समीशन होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यदि हम यहाँ देखें 0.01% अगर हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो वहीं करेक्ट होने की मीन्स रॉन्ग डिसीजन, ये हमारा राइट डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी अगर यदि हमारी 0.1% है तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमारी 0.99 और 99.9% होगी। वहीं यदि 1% है, रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी 99% कॉन्फिडेंस लेवल होगा, मीन्स हमारा राइट डिसीजन होने का 99% होगा। 5% यदि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 95% हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होगा। 10% यदि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है, मीन्स रॉन्ग होने डिसीजन हमारा जो है रॉन्ग होना की संभावना या फिर प्रोबेबिलिटी 10% है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 90% होगा। तो सिग्निफिकेंस लेवल का मीनिंग सिर्फ इतना होता है, रॉन्ग होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन। और हम जानते हैं किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है, टॉस का हेड आएगा या टेल आएगा, मीन्स रॉन्ग होने की डिसीजन या फिर राइट होने की डिसीजन। प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट, उन्हीं को दोनों टर्म्स में हम डिफाइन करें तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल यही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द टेस्टिंग हाइपोथेसिस या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम इट इज़ नेसेसरी टू सिलेक्ट अ सूटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मीन्स हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेस्टिंग के टाइम पे। कॉन्फिडेंस विथ विच रिसर्च रिजेक्ट और एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस डिपेंड ऑन द सिग्निफिकेंस लेवल। मीन्स जो हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है, फॉर एग्जांपल यदि हम नल हाइपोथेसिस को ले रहे हैं या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ले रहे हैं, इनका एक्सेप्टेंस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डिपेंड किस पर करेगी? हमारे सिग्निफिकेंस लेवल पर करेगी। मीन्स गलत होने की संभावना जितनी कम है उतना ज़्यादा हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेवल थ्रू विच रिजेक्ट ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मीन्स जहाँ पर हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी उस लेवल तक का जो डाटा है उसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हमने सिग्निफिकेंस लेवल 10% लिया है तो 10% से अगर ज़्यादा होता है तो हमारी हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाएगी, चाहे वो नल हाइपोथेसिस हो या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो। तो फर्स्ट स्टेप हमको समझ में आ गई, सेटअप आ हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमको हाइपोथेसिस सेलेक्ट करनी है कि नल हाइपोथेसिस लेना है या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेना है, दोनों को डिफाइन करना है। उसके बाद टाइप 1 टाइप 2 एरर यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारी सेटअप सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल को हमको सेट करना है कि हमारा 0.1% है, 1% है, 5% है, 6 है, 10 है, कितना है। इसी के बेसिस पर हमारी जो है हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। तो वो है सेटिंग अ टेस्ट क्राइटेरिया। मीन्स किसी टेस्ट को करने के लिए हमको एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है। यहाँ पर हम टेस्ट किस चीज़ का लगा रहे हैं? सैम्पल्स का। तो सैम्पल्स का नंबर जो होगा वो हमारा क्राइटेरिया होगा कि 30 से लेस देन 30 एंड ग्रेटर देन 30। लेस देन अगर 30 होता है तो हम जो है डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं। ओ सॉरी, 30 से कम है तो हम वाई टेस्ट लगा सकते हैं। यदि हमारा सैंपल साइज़ 30 से कम है तो हम एफ टेस्ट भी लगा सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया, सैंपल साइज़ जो है 30 होगा या फिर 30 से कम होगा। यदि 30 से कम होगा तो हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट, वाई टेस्ट एंड एफ टेस्ट लगाएंगे। वहीं यदि हमारा नंबर ऑफ सैंपल साइज़ अगर स्मॉलर ग्रेटर देन 30 आता है, यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 आती है तो यहाँ पर भी हम जो है डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल z टेस्ट। यदि हमको z टेस्ट लगाना है तो हमारा सैंपल साइज़ जो है स्मॉल ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। और यदि हमको
टी टेस्ट लगाना है, वाई टेस्ट लगाना है, एफ टेस्ट लगाना है, तो हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो स्मॉलर देन 30 होना चाहिए। तो ये हमारी होती है थर्ड स्टेप कहाँ पे, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस सैम्पलिंग के अंदर। नाउ फोर्थ जो स्टेप होगी वो होगी हमारी डूइंग कैलकुलेशन, या फोर्थ जो स्टेप है वो है हमारी डूइंग कैलकुलेशन। यहाँ पर हमने जितने भी टेस्ट लगाएंगे उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन करने की जो स्टेप होगी वो हमारी फोर्थ स्टेप होगी। नेक्स्ट आते हैं हम मेकिंग अ डिसीजन। समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट करने लायक हैं, कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स या फिर सैम्पल्स रिजेक्ट करने लायक हैं। तो यहाँ पर हमको डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन लेने के लिए हमको कंपेयर करना पड़ता है कॉन्फिडेंस लेवल को एंड जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, मीन्स पी की क्यू की वैल्यू एंड पी की वैल्यू को हमको कंपेयर करना पड़ता है यहाँ पर डिसीजन लेते टाइम। इसके लिए कुछ ग्राफ्स देखते हैं हम पहले। ये देखिए यहाँ पर यदि हम इस ग्राफ के अंदर आपको दो रीजन दिखेंगे, पहला क्रिटिकल रीजन, दूसरा होता है एक्सेप्टेंस रीजन। यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमने जो सैंपल लिया है, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर कितने इंडिविजुअल्स आए हैं या फिर कितना नंबर ऑफ सैंपल्स हमने लिए हैं, और इसमें से कितने हमारे एक्सेप्ट होंगे, कितने हमारे रिजेक्ट होंगे, उस चीज़ का डिसीजन हमको लेना है। उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। दो रीज़न है यहाँ पर। पहला है एक्सेप्टेंस रीजन। वो रीज़न यदि हमारा कोई यदि जो हमारे सैंपल्स एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आते हैं तो उनको हम एक्सेप्ट किया जाएगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन मीन्स जो हमने डाटा लिया है उसका यदि कोई पोर्शन एक्सेप्टेंस वाले रीजन में आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और यदि रिजेक्शन वाले रीजन में आता है तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं जो है आपको इस ग्राफ को समझाने से पहले इस ग्राफ के अंदर हम कुछ एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। ये जो आपको ये जो यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये जो मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, ये जो है हमारा रीजन वो है एक्सेप्टेंस रीजन, ये वाला जो है, और ये जो है हमारा ये, यदि इस रीजन में यदि अब हमारे सैंपल का साइज़ आता है या फिर कोई डाटा इस सैंपल में आता है तो वो हमारा रिजेक्टेंस वाले में पहुंच जाएगा। ये जो रीज़न है एक्सेप्टेंस रीजन, ये जो रीजन है ये पूरा रीजन जो है हमको रिप्रेजेंट कर रहा है सही होने की चांसेस, सही होने का चांसेस, मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ का इस वाला पोर्शन। यहाँ ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये पूरा का पूरा हमारा सैम्पलिंग जब हम कर रहे हैं या फिर किसी डाटा को एनालाइज कर रहे हैं उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर हमने जो सैंपल्स लिए हैं या फिर जो हम टेस्टिंग लगा रहे हैं वो हमारा एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है। यदि कोई सैंपल का डाटा इस रीजन में आता है, इस वाले रीजन में, ये बड़े वाले पोर्शन वाले रीजन में यदि आता है तो वो होता है हमारा क्या, एक्सेप्ट करने की स्थिति में, या फिर इसी को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। और यदि वो एरर आता है, यदि कोई एरर आता है तो एरर की वजह से हमारा जो सैंपल, कितना नंबर ऑफ सैंपल रिजेक्ट होगा, वो उस रीजन को हम यहाँ लास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस रीजन। और ये जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। मीन्स जो हमने सैंपल लिया है और जो सैम्पलिंग कर रहे हैं उसको यदि हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से देते हैं। इसमें जो है दो रीजन होते हैं, पहला एक्सेप्टेंस रीजन, दूसरा होता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन मीन्स जहाँ पर हमारा यदि कोई डाटा फॉल होता है तो उसको हम रिजेक्ट करने की
स्थिति में होते हैं या फिर उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज वो एक तरीके का एरर है। यदि ज़्यादा डाटा हमारे एक्सेप्टेंस वाले रीजन में आता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई कैलकुलेशन किया जिसमें 95% हमारा एक्सेप्टेंस वाले रीजन में आ रहा है, इस रीजन में जाकर ये हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आ रहे हैं इस रीजन में 95% मीन्स ये 45% इधर 45% इधर, तो इस चीज़ को हम जो है एक्सेप्ट करेंगे। वहीं यहाँ बचेगा हमारा 2.5% और 2.5% मीन्स 5% 5% का जो है हम एरर आया है, इस एरर को हम जो है रिजेक्ट कर देंगे। और यदि रिजेक्शन वाले एरिया में हमारी नल हाइपोथेसिस आई है तो हम नल हाइपोथेसिस को भी रिजेक्ट कर देंगे। और यदि हम नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो रही है तो कौन से टाइप का एरर हो जाएगा आप सोचिए, बिकॉज ये पहले हम देख चुके हैं, ठीक। और इसी ग्राफ को जो है, ये वाला जो बड़ा ग्राफ है, इसी को जो है डिफरेंट तरीके से या फिर हाफ रीजन करके इधर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। H1 मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये बनाया है ग्राफ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 इज कॉल्ड वन टेल और टू टेल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मींस ये जो रीज़न है जहाँ पर अपना 4.5 2.5 एंड 2.5 आया है, तो ये जो आता है हमारा टेलिंग आती है, एरर को टेलिंग आती है। यहाँ पर यदि आ रहा है तो 1, यदि हमारा ओनली 2.5 यदि आता है एरर, तो वो जो है हमारा 1 लेफ्ट साइड में पहुँच जाएगा, 1 टेलिंग के अंदर आएगा, इसको बोलेंगे 1 टेल। और यदि 2.5 में रिजेक्शन आ रहा है हमारा, एरर आ रहा है, तो वो हमारा पहुँच जाएगा 2 टेल के अंदर, मीन्स दोनों को रिप्रेजेंट करता हुआ। यहाँ पर जो डायग्राम, ये बड़ा वाला डायग्राम है, ये जो है हमारा इसका यही है रिजेक्शन वाला। एक सेकेंड में इसको क्लीन करके फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, यदि ये जो बड़ा वाला रीज़न है ये है हमारा सही होने का चांस, यदि इसके अंदर हमारा डाटा ज़्यादा आता है, फॉर एग्जांपल 95% यदि हमारा डाटा इसके अंदर आ रहा है, तो हमारे जो थीसिस हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसके साथ जो हमारी सैम्पलिंग या फिर जो हमने सैम्पल किया है या फिर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, रिसर्च किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और यदि हमारा डाटा रिजेक्शन वाले रीज़न में आ रहा है, तो हम उस एरिया को, उस वाले डाटा को जो है रिजेक्ट करेंगे और हमारी हाइपोथेसिस जो है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। वहीं इसके बेसिस पर जो है 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये है हमारा एक्सेप्टेंस वाला, दूसरा है रिजेक्शन वाला। रिजेक्शन वाले रीज़न यदि लेफ़्ट साइड आता है तो उसको लेफ़्ट टेलिंग बोल देते हैं, राइट साइड आता है तो उसको राइट टेलिंग बोल देते हैं। और यहाँ पर जो बड़ा डायग्राम अभी ये हमने देखा, यहाँ पर दोनों तरीके की टेलिंग आई है, मीन्स जो हमारा डाटा है वो 95 और 5% में डिवाइड हुआ था। 2.5 इधर की तरफ टेलिंग आई थी, 2.5 इधर की तरफ टेलिंग आई थी, इधर एरर आया था, इधर एरर आया था, इसलिए इसको हम 2 वे टेलिंग बोल देंगे। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये 2 वे टेलिंग का ग्राफ दिया, और यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग राइट टेलिंग आती है या फिर लेफ्ट टेलिंग आती है। लेफ्ट टेलिंग और राइट टेलिंग मतलब होता है कि नॉर्मली हमारा जो है एरर आया हुआ है और हम इस एरिया को, इस वाले एरिया में आने वाले डाटा को हम जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे पूरे। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं ये देखिए यहाँ जो नेक्स्ट डायग्राम है एक्सेप्टेंस रीजन, हमारा जो एक्सेप्टेंस रीजन है ये है हमारा एक्सेप्टेंस रीजन। यदि 95, जैसे यहाँ पर हमने 95% कोई डाटा आया हमारा, 95% डाटा या फिर 9, यहाँ पर जो हमारा 0.5 एरिया वाला जो इन्होंने दिखाया है 4.5 कोई एक हाइपोथेसिस की होगी या कोई डाटा निकाला होगा जिसके बेसिस पर इस ग्राफ को ड्राइव किया है। यहाँ पर सिर्फ वन साइड की टेलिंग दिखा रहा है, इधर की साइड ये टेलिंग नहीं आई है। रीज़न उसका ये है कि 97 और 3% में हम हमारे डाटा को अगर डिवाइड कर रहे हैं
या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 97% हमारा डाटा एक्सेप्ट किया जा रहा है और 3% डाटा हमारा रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो रिजेक्शन वाला जो एरिया होगा उसको हम लेफ़्ट टेलिंग वाले में कर दें, लेफ़्ट टेलिंग में आएगा। और यदि इसी वाले को हम राइट साइड यदि करते हैं माइनस में, तो वो हमारा जो है लेफ़्ट टेलिंग राइट टेलिंग में बोल देंगे, राइट टेलिंग बोलेंगे। और ये जो टेलिंग होती है ये रिप्रेजेंट करती है जेड वैल्यू को। अगर जेड वैल्यू पॉजिटिव आ रही है हमारी, तो ये हमारी कौन सी टेलिंग होगी, ये लेफ़्ट टेलिंग। और यदि नेगेटिव आ रही है तो हमारी ये राइट टेलिंग के अंदर कंसिडर किया जाएगा। सो इन लास्ट आई होप आपको जो है यहाँ पर मैंने नल हाइपोथेसिस शॉर्ट में प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो 5 स्टेप्स थी वो बताई, और किस तरह हम टाइप 1 एरर को और टाइप 2 एरर को हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस से कनेक्ट कर सकते हैं, और नल हाइपोथेसिस को या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग से किस तरह कनेक्ट किया जा सकता है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब रिजेक्शन करने का जो लेवल है और कॉन्फिडेंस लेवल एक्सेप्ट करने का जो लेवल है उसके बारे में पता चला होगा। इसके साथ साथ पॉपुलेशन सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अब जो लास्ट में बचता है एक टॉपिक हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मींस हम कौन कौन से टेस्ट किस किस समय पर लगाते हैं वो डिपेंड करता है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्लासिफिकेशन के ऊपर। जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की 5 स्टेप्स देखी, उसके उन स्टेप्स को हम कहाँ कहाँ पर फॉलो करेंगे या फिर किस किस जगह पर फॉलो करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं। पहला है हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट आते हैं, जिसके अंदर सेकंड हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर जेड टेस्ट, टी टेस्ट। टी टेस्ट 2 टाइप का होता है, अनपेयर्ड टी टेस्ट या फिर पेयर टी टेस्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो जेड टेस्ट और टी टेस्ट हैं ये किस चीज़ के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किए गए होंगे, सोच कर देखिए। अभी हमने जो थर्ड स्टेप देखी थी कि क्राइटेरिया क्या सेट किया जाए टेस्टिंग का, मींस थर्ड नंबर ऑफ सैंपल्स के बेसिस पर, यदि एन नंबर ऑफ सैंपल्स कम है या ज़्यादा है उसके बेसिस पर हम जो है डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगाते थे। तो यहाँ पर आप जो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जेड टेस्ट कब लगाना है, टी टेस्ट कब लगाना है, अनपेयर्ड टी टेस्ट कब लगाना है, पेयर टी टेस्ट कब लगाना है। ठीक, नेक्स्ट जो है एफ टेस्ट जो है पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर ही आता है। एनोवा, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा। इसके बाद नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आते हैं जिसके अंदर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट आता है, टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस आता है। इंडिपेंडेंट टेस्ट के अंदर जो है एक्स स्क्वायर टेस्ट एंड फिट टेस्ट फॉर होमोजेनाइटी, जिसके अंदर विल्कॉक्सन एंड मैन विटनी टेस्ट। इसके बाद फ्रीडलमैन्स टेस्ट आता है। इसके बाद नॉन पैरामेट्रिक के अंदर ही हमारा एक्स स्क्वायर टेस्ट आता है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। एंडरसन एंडरसन डार्लिंग टेस्ट हो गया, सेकेंड सैफ्रॉन विल्क टेस्ट हो गया, कूपर्स टेस्ट हो गया, एंड लास्ट वन इज हॉस्मर्स टेस्ट। इन सभी टेस्ट की जो डिटेलिंग है वो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको मिलेगी। सबसे पहले पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर जेड टेस्ट क्या होता है और टी टेस्ट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टूडेंट टी टेस्ट या फिर टी टेस्ट, उसकी वीडियो आएगी नेक्स्ट। के बाद जो है हम एनोवा स्टार्ट करेंगे, एनोवा के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अभी इस स्लाइड से जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो सिर्फ 2 क्वेश्चंस की होगी। हमने देखा कौन सा क्वेश्चन, पहला हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट द फुल प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये शायद ही आए, जो हमने अच्छे से देखी है 5 स्टेप पूरे। ये इसलिए देखा है कि पॉपुलेशन सैंपल एंड जो डिफरेंट टेस्ट हैं हाइपोथेसिस हैं उनको किस तरह सिर्फ एक मर्ज करके हम एक टॉपिक के अंदर ला सकते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आ गया। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग आएगा जिसके अंदर टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आते हैं, उनकी स्टडी।
कनेक्ट कर पाओगे। सेकंड, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, ये हमने देख लिया, ये क्वेश्चन आने का चांस है। इसके साथ जो है पॉपुलेशन, सैंपल साइज, एरर, सैम्पलिंग एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमने देख लिया। मीनिंग आई हो आप सबको सब पसंद आया हो और समझ में भी आया हो, ऐसे मैंने कोशिश की है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।